हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज मैं आपसे 10 अफवाहों के बारे में बात करूंगा जो जर्नली मार्केट में फैलाई गई हैं, जिससे हस्बैंड डरे डरे रहते हैं। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड जो 10 अफवाहें हैं जो बहुत दिनों से फैली हैं मार्केट में, बहुत सारे लोगों ने फैलाई हुई हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हस्बैंड पक्ष इससे डरा रहता है। आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कशन करूंगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके मुझसे मेरे चैम्बर पर मिलने आ सकते हैं। या मुझसे आप किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर या लीगल प्रॉब्लम को लेकर बात करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अपॉइंटमेंट बुक कराकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो 10 अफवाहों की बात मैंने करी मैट्रिमोनियल विवादों को लेकर जो फैलाई गई हैं हस्बैंड्स को जनरली डराने के लिए, वो मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। जो सबसे पहला है कि लोगों ने ये फैला रखा है कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है, यानी कि तलाक लेना है अपनी पत्नी से, तो आपको 1 साल तक सेपरेशन पीरियड बिताना होगा। शादी के 1 साल बाद ही आपका तलाक हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मिथ है, अफवाह है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंडीशन तब फॉलो की जाती है जब म्यूचुअल डाइवोर्स आपको लेना होगा। लेकिन अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना चाहते हैं, यानी कि एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, तो आप सुबह शादी करिए, शाम को आप तलाक की एप्लीकेशन दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं। लेकिन लोगों ने न जाने क्यों ऐसी अफवाह फैला रखी। बहुत सारे वकील साहब लोगों ने भी इस अफवाह को फैलाया हुआ है, या हो सकता है लैक ऑफ नॉलेज हो, लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज हो, इसलिए अफवाह फैल गई है। लेकिन मैं बता दूं, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आपको 1 ईयर का सेपरेशन पीरियड दिखाना पड़ता है, तब आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है, कंटेस्टेड डाइवोर्स लेना है, चाहे आप पति हो या पत्नी हो, उसमें 1 साल का कोई बाध्यता नहीं। आप सुबह शादी करिए, शाम को तलाक लीजिए, कल शादी करिए, परसों तलाक लीजिए, बिल्कुल भी कोई ऐसी बाध्यता उसमें नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी अफवाह है बच्चों की कस्टडी को लेकर, चाइल्ड कस्टडी को लेकर। चाइल्ड कस्टडी को लेकर अफवाह है कि बच्चे अपनी माँ के पास ही रहेंगे, <5 है तो अपनी माँ के पास ही रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो आदमी कहता है कि ऐसा है तो उससे पूछिए कौन से एक्ट में लिखा हुआ है। गार्जियनशिप एक्ट आप उठाकर देख लीजिए, तो बच्चे कहाँ रहेंगे? माता पिता के पास रहेंगे, जाहिर सी बात है। उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि वाइफ के पास रहेंगे या हस्बैंड के पास रहेंगे। बेटियों के सेंस में लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि बेटी माँ के ही पास रहेगी। ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। 5 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है आपको मदर के पास रहना है या फादर के पास रहना, तो बच्चे जिसके पास कह देते हैं उनके पास उनको रखने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन अगर देखा जाए, कहा जाए कि बच्चे किसके पास रहेंगे, इस मदर के पास ही रहेंगे छोटे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखा जाता है कि बच्चे का वेलफेयर आखिरकार किस में है, बच्चे को लाभ किसके साथ होगा। तो अगर फादर के साथ है तो फादर के साथ रखा जाएगा, मदर के साथ है तो मदर के साथ रखा जाएगा। ये रूलिंग नहीं है कि माँ के साथ ही बच्चे रहेंगे। बच्चे अपने फादर मदर दोनों किसी के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि संतान की जन्म देने में, उसकी उत्पत्ति में माता पिता का इक्वल हाथ होता है। ऐसा नहीं कि किसी एक की वजह से ही बच्चा उत्पत्ति की ओर अग्रसर हुआ है। चलिए अगली अफवाह की बात करें। जो सबसे बड़ी अफवाह फैलाई गई है कि वाइफ का जो राइट है आपकी प्रॉपर्टी में, शादी करते ही आधा हो जाएगा, तो ये कोरा झूठ है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी ने आपसे शादी करी तो उसको आधी प्रॉपर्टी तुरंत मिल जाएगी। वाइफ आपसे सिर्फ 2 चीजें मांग सकती है, एक है मेंटेनेंस, दूसरा है रेजिडेंशियल राइट। रेजिडेंशियल राइट वो डीवी एक्ट में आपसे मांगती है। और रेजिडेंशियल राइट में भी ये है कि वो रेजिडेंशियल राइट रहता है, यानी कि घर में रहने का अधिकार है, ना कि उस प्रॉपर्टी को सेल करने का या परचेज करने का या कुछ या किराए पर उठाने का। सिर्फ रहने के लिए मिली हुई है। उसका कमर्शियलाइजेशन आपकी वाइफ कतई नहीं कर सकती हैं। और अगर प्रॉपर्टी आधी मिलने लगेगी तो आज वाइफ ने किसी और से शादी करी, उसकी आधी प्रॉपर्टी ले ली, परसों किसी और से शादी करी, उसकी आधी प्रॉपर्टी ले ली, नरसों किसी और से शादी करी, उसकी आधी प्रॉपर्टी ली। तो आप इमेजिन करिए आपकी पत्नी कितनी अमीर हो जाएगी सबकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करते हुए, अगर आधी प्रॉपर्टी मिलने लगी तो ये सबसे बड़ी अफवाह है। औरतें धमकियां देती हैं कि मैं तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी ले लूंगी, तुम समझ लेना, तो आदमी डर जाता है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऐसी रूलिंग नहीं है जिसमें आपकी वाइफ आपकी प्रॉपर्टी की आधे के हिस्सेदार हो जाएगी, कतई नहीं है। ठीक है। उसके बाद
अगला जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, चौथा कंफ्यूजन ये है कि जो भी धन है, जो भी ज्वेलरी गोल्ड है, वो सारा का सारा पत्नी का ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्त्री धन अगर होता है तो पुरुष धन भी होता है। ठीक है, लोग ये कहते हैं कि अगर आपने शादी के दौरान अपनी पत्नी को जितना सोना चांदी जेवर दे दिया है वो सब स्त्री धन कंसिडर किया जाएगा और सारा का सारा अधिकार उस पर ही है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलरी आपने जो दी है, अब पति ने अपनी तरफ से जो ज्वेलरी दी है वो उसको वापस ले सकता है, उसको स्त्री धन नहीं किया जाएगा। स्त्री धन का तात्पर्य जो लड़की अपने माता पिता के घर से लेके आई है, गोल्ड चेन ज्वेलरी जो भी लेके आई है, जो उसके माता पिता ने उसको दी है वही होगा, ना कि जो हस्बैंड ने उसको गिफ्ट दिया है, जो ससुराल वालों ने या सास ससुर ने जो उसको गिफ्ट दिया है वो स्त्री धन कंसिडर किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 9 को लेकर सबसे बड़ी छठा जो पॉइंट है, सेक्शन 9 की कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा लोगों के मन में रहती है कि सेक्शन 9 अगर हम दाखिल कर देंगे तो मेंटेनेंस बच जाएगा। लोग जनरली, आप किसी के पास भी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काउंसिल्स आपको सजेशन देते हैं कि आप सेक्शन 9 दाखिल कर दीजिए, आपका गुड कंडक्ट शो होने लगेगा कोर्ट में। मतलब पत्नी कितनी भी खराब हो, सेक्शन 9 डाल दो, उसको वापस ले आओ। ये कहाँ का नियम है? सेक्शन 9 डालने से क्या मेंटेनेंस नहीं मिलेगा? सेक्शन 9 का दूर दूर तक मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं। मेंटेनेंस जो है 125 में मांगा जा रहा है और सेक्शन 9 आप अलग से दाखिल करे दे रहे हो कि जो है मेरे को वापस लेके आना है। मतलब तुम्हें रखना भी नहीं है, तुम कह रहे हो एडल्ट्री में है, वो परेशान कर रही है, मारपीट कर रही है, फिर भी तुम सेक्शन 9 डलवा रहे हो गुड कंडक्ट शो करने के लिए। मतलब आधी जवानी आप अपनी जो है ना कोर्ट कचहरी में निपटा दीजिए। ठीक है, 4 साल 5 साल सेक्शन 9 का मुकदमा लड़िए, फिर 4-5 साल डीवी इसका डाइवोर्स का मुकदमा लड़िए, फिर 2-3 साल अपील लड़िए, 15-16 साल निकल गए, जवानी आपकी कोर्ट में बीत गई। बचा क्या आपके पास? इट्स बेटर अगर डाइवोर्स लेना तो डायरेक्ट डाइवोर्स लीजिए। सेक्शन 9 डाल देने से आपका मेंटेनेंस कभी नहीं रुकेगा। मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में मांगेंगे या 24 एचएमए में मांगेंगे आपसे मेंटेनेंस आप नहीं बच सकते। उसमें कंडीशन 125 सीआरपीसी में बताई गई, 125 सब क्लॉज 4 में जो बताई गई है सीआरपीसी में कंडीशंस बताई गई। अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही हो, आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी हो, उसके पास जॉब हो, सैलरी पा रही हो, या उसने खुद से मेंटेनेंस छोड़ दिया हो, तब वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। बाकी मेंटेनेंस का सेक्शन 9 से कोई लेना देना नहीं है। तो गुड कंडक्ट के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे, लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगा दोगे और अपना जीवन बर्बाद करने की ओर अग्रसर हो जाओगे अगर आप उसको नहीं लाना चाहते हो तब भी। ठीक जो छठी सबसे बड़ी कंफ्यूजन लोगों के मन में है, तो लोग कहते हैं कि अगर आपने केस पहले कर दिया तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसा कतई नहीं है। अगर हस्बैंड ने केस पहले कर दिया तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर वो एलिजिबल ही नहीं है मेंटेनेंस के लिए तो आप मेंटेनेंस क्यों दोगे? पता चला वो एडल्ट्री में लगातार रहती चली जा रही है और आप मेंटेनेंस के लिए डर से उसके ऊपर केस नहीं कर रहे, उसको झेले जा रहे हो। हाँ, अगर आप केस करते हो तो आपकी वाइफ को सिर्फ जो है लिटिगेशन एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे। वो लगभग 11,000 रुपए के अराउंड आता है लिटिगेशन एक्सपेंसेस, वो आपकी वाइफ को देने पड़ेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं देना है। मेंटेनेंस से कोई रिलेशन नहीं है केस पहले करने से या बात करने से। पता चला आपकी वाइफ जो है आईटी की प्रोफेसर है और आप जा रहे हो, कह रहे हो मैं केस कर दूंगा तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ऐसा कतई नहीं है। रिलैक्स रहिए। ठीक है, ये मैंने बहुत सोच समझ के पॉइंट्स बनाए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। जो जर्नल कंफ्यूजन है उसको दूर करने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की जरूरत है। अगर मैं आप लोगों के कंफ्यूजन को नहीं दूर करूंगा तो कौन करेगा? इसीलिए जितना मेरे पास एक्सपीरियंस नॉलेज है या मैं जो अपने सीनियर्स के थ्रू सीखता हूँ, आसपास अपने सराउंडिंग में सीखता हूँ, अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, उनसे निकल कर आती है, वही सारी मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। अननेसेसरी का कुछ भी बाहर से नहीं लेके आता और मैं लॉ पॉइंट्स पे बात करता हूँ। इधर उधर की बातें नहीं कि मैंने कुछ भी जर्नली बोल दिया। कहीं लिखी हो जो बातें वही बात करी जाएगी, जो हमारे महान विधिवेत्ताओं ने कानून बनाया है उसके अनुसार हम बात करते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते। उसके बाद 7वां पॉइंट सबसे बड़ा क्या है कि डीवी के केस में और 125 के केस में आपको जमानत करानी पड़ेगी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, लोग जर्नली मिसगाइड करते हैं कि आपको बेल करानी पड़ेगी। डीवी सिविल नेचर का मुकदमा, इसमें जमानत कराने की जरूरत नहीं है। 125 में आपको जमानत कराने की जरूरत नहीं है। तो एकदम निश्चिंत रहिए। डीवी में बेल जेल कुछ होती नहीं है। हाँ, अगर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स पास हुआ है, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ है, अगर उस ऑर्डर को आप ब्रेक डाउन करते हो तो आप जेल जाओगे। अदरवाइज डीवी में जेल नहीं होती, बेल नहीं होती। ठीक है, एकदम क्लियर कट रहिए, रिलैक्स रहिए, टेंशन फ्री रहिए इस चीज़ को लेके। और 8वां सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि अगर केस के बाद अगर आपकी वाइफ ने केस रजिस्टर कर दिया है या आपने केस रजिस्टर कर दिया है तो आपकी वाइफ आपके घर नहीं आ सकती। ऐसा बिल्कुल झूठ है। आपकी वाइफ किसी भी स्टेज पर आपके घर आ सकती है अगर उनके अगेंस्ट स्टे ऑर्डर नहीं है तो। अगर स्टे है तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर स्टे ऑर्डर नहीं है तो सास ससुर का घर है वो आ जाएंगी, आपका घर है वो आ जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। और पुलिस वाले भी ना उनको एंट्री करा सकते हैं ना एग्जिट करा सकते हैं। वो वाइफ का मर्जी है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए, सोच समझ के रहिए। उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन 9वीं सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि पत्नी नहीं जाएगी तो तलाक नहीं होगा।
कोर्ट में जज साहब पूछते तलाक लेना है या नहीं लेना है, वो कहेंगे नहीं लेना है। रहना है नहीं रहना है, कहेंगे नहीं रहना है। तो फिर क्यों दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करना है? जज साहब यही बोलेंगे। आपने जस्टिस रोहित आर्या साहब का एक जो वीडियो देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल है। उन्होंने लड़की को बहुत हड़काया कि भाई क्यों उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो आप, तलाक लेना हो लो, नहीं तो ना मत लो, रहना हो तो रहो जाके। तो इस आधार पे डाइवोर्स हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि वाइफ सिर्फ चाहेगी तभी डाइवोर्स होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है और आपके साथ वो रहने को तैयार नहीं, आपकी लाइफ स्पॉइल करना चाहती है, आपके पास सबूत है, आप बिल्कुल जाइए, डाइवोर्स मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेस्टेड डाइवोर्स कई बार होते हैं, मिलता है। उसके बाद सबसे बड़ी कंफ्यूजन, एक जर्नल प्रॉब्लम है लोगों के मन में, ये रहती है कि वाइफ को अगर हम कुछ कहेंगे तो जेल हो जाएगी। क्यों जेल हो जाएगी? वो आपके साथ कुछ भी गलत करती रहे, आप उनको जवाब मत दीजिए, बोलिए मत, सहते चले जाइए, आप जेल चले जाएंगे। वो भी तो गलत कर रही है, वो भी तो जेल जाएंगे, आपके पास भी तो सबूत होंगे। इसलिए रिलैक्स रहिए। आई होप ये सारी की सारी चीज़ें, सारा का सारा कंफ्यूजन अब आपका इस वीडियो को देख के दूर हो जाएगा। अगर दूर हो गया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आपने मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ फॉलो करिएगा। साथ ही साथ अगर पर्सनली मिलना है, बातचीत करनी है, अगर आपको भय लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ मुकदमे लिखा सकता है, तो उसका एक तोड़ है सेक्शन 39 CRPC में। मजिस्ट्रेट के यहाँ इन्फॉर्मेशन पिटीशन पड़ती है, उसको आप डाल दीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। कोई उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।